हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि महाराष्ट्र की जो पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है सुनेत्रा पवार बनी है। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, ये भारत का 97 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया, जबकि भारत का जो 98 नंबर का रामसर साइट घोषित हुआ है गुजरात का छारी डांड को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, वुमन सिंगल का जीता है एलेना रायबाकिना ने। अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है इसे आतंकवादी समूह डिक्लेयर किया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को का जो 2026-27 का सेशन है इसके विश्व धरोहर मूल्यांकन के लिए ऑफिशियली तौर पर नॉमिनेट किया, तो ये मेघालय का है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 का जो साल है इसे अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। जलज आजीविका केंद्र ये जो पहल है इसका संयुक्त कार्यान्वयन नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। सुर्खियों में रहा रुसोमा संतरा फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया। रिसेंटली जो न्यूज में पेचोरा मिसाइल चर्चे में थी, ये सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है। प्रमुख अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की निगरानी रखने के लिए पाइमा पोर्टल ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात ने नमो लक्ष्मी योजना 2025-26 की शुरुआत की। इंडिया एनर्जी वीक 2026 ये गोवा में आयोजित रिसेंटली किया गया था। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है हाल ही में किसे मेबलिन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए, मेबलिन ब्रांड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कियारा आडवाणी बनी है। मतलब इस ये ब्रांड को प्रमोट करते हुए नजर आएंगी। मेबलिन न्यूयॉर्क के ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को रिसेंटली बना दिया गया है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो जो क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर ये भी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक PNB इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी याद रख लेना है कि ये जो हरमनप्रीत कौर है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इन्हीं की अगुवाई में जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है इसने ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में साउथ अफ्रीका को हरा करके ये ट्रॉफी है जो कि अपने नाम करी थी। आलिया भट्ट ये गुची की ग्लोबल एम्बेसडर बनी है। लेवाइस की भी ब्रांड एम्बेसडर है। सारा तेंदुलकर जो है ये ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म को प्रमोट करते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा फिलहाल में कुछ अपॉइंटमेंट रही है यानी कि किसी ब्रांड के एम्बेसडर बनाए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को बनाया गया है। PNB का हमने डिस्कशन कर लिया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। लेवाइस का हम देख चुके। ओडिशा हैंडलूम की माधुरी दीक्षित, जोमेटो के शाहरुख खान, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर का था 2025 का, इसके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटका वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, MRF के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना। जनवरी 2025 में जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ था इसके टाइगर श्रॉफ सलमान खान। भारत में MotoGP के शिखर धवन, मुठ्ठत पच्चापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोवाई बीबू को ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल के अनन्या पांडे। और जिस क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं ना मेबलिन न्यूयॉर्क का, तो याद रखें ये एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कॉस्मेटिक कंपनी है। इसकी जो स्थापना है ना ये की गई थी 1915 में यानी कि 1915 में शिकागो में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में ही। और आप लोगों ने एक और कॉस्मेटिक ब्रांड सुना होगा लॉरियल का, तो ये लॉरियल की ही सहायक कंपनी कह सकते हैं आप। यदि अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, हाल ही में आयोजित जो थाईलैंड मास्टर 2026 रहा
इसमें पहली बार BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 का खिताब किसने जीता? तो ये रिसेंटली देविका सिहाग ने जीता है, जो कि भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने थाईलैंड मास्टर 2026 के फाइनल में गो जिनवेई को हरा करके ये पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की यदि बात की जाए 1934 इसका फॉर्मेशन ईयर, कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का टाइटल कल ही हमने देखा है। मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज, वुमेन सिंगल में एलेना रायबाकिना। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर PV सिंधु बनी। ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी साइना नेहवाल। इन्होंने रिसेंटली संन्यास का ऐलान किया। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड दोनों मिल चुके हैं। भूटान के क्रिकेटर है सोनम येशे। इन्होंने पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लिए और ये विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। स्मृति मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2025 की पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल FC ने जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने। बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता बेल्जियम ने। डेविस कप इटली ने। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने। US ओपन साल भर में टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर US ओपन। तो 2025 में जो सबसे अंत का ग्रैंड स्लैम था US ओपन, इसमें मेन सिंगल का टाइटल भी कार्लोस अल्कराज ने जीता था, वुमेन सिंगल का अरियाना सबालेंका ने। अगला सवाल है, किस स्थान पर भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की शुरुआत की गई है? देखिए, डीजल LNG लिखा हुआ है। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल, तो ये डुअल फ्यूल हुआ, 2 तरीके के फ्यूल हुए। तो यही कहा जा रहा है कि LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इसे ही शॉर्ट में डेमू कहा जा रहा है। इस ट्रेन की शुरुआत रिसेंटली की गई है गुजरात के अहमदाबाद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन ने देश की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG और डीजल आधारित जो दोहरे ईंधन वाली डेमू रही यानी कि डीजल मल्टीपल यूनिट रही, इस ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में 1400 HP यानी कि हॉर्स पावर वाली डीजल मल्टीपल यूनिट कारों को डीजल और LNG के दोहरे ईंधन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इससे 40% तक डीजल की जगह LNG का इस्तेमाल हो सकेगा और ये शुरुआत की गई है अहमदाबाद से। अहमदाबाद गुजरात का शहर है जहां पर यदि आप रिलेट करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहाँ पर ट्रेन की बात की जा रही है, आप रिलेट कर सकते हैं रेल या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो संभाल रहे हैं अश्विनी वैष्णव का नाम। रेलवे बोर्ड रिलेट कर सकते हैं। वैसे रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये 1905 में की गई थी, 1905 में। रेलवे बोर्ड के एट प्रेजेंट अध्यक्ष सतीश कुमार है, पहले भी थे और अभी भी इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा यदि रिलेट करेंगे तो RPF की जो पहली महिला महानिदेशक कुछ समय पहले बनाई गई थी, ये सोनाली मिश्रा बनाई गई थी। रिलेट करिए यदि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई, तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा में चलाई जानी है, सोनीपत जींद मार्ग पर हरियाणा में। यदि आप रिलेट करेंगे देश की पहली मेट्रो तो ये कोलकाता में चलाई गई थी। ड्राइवरलेस मेट्रो यदि पूछी जाए तो ये आपको दिल्ली रिलेट करना है। और अभी करंट का फैक्ट यदि रिलेट करेंगे तो वंदे भारत ने अभी अपनी स्लीपर ट्रेन भी लॉन्च कर दी है और देश में जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये शुरुआत की गई है कहां से? असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा को ये कनेक्ट कर रही है। सवाल नंबर 4 है, इसके पहले कुछ शहर का जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट देखा था इसका रिवीजन कर लेते हैं। 24 आवर नल से पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला शहर जो बना पुरी बना, उड़ीसा में है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में, पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा है दिल्ली की। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, नाम है स्वरवेद। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग सूरत में, पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में,
यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ। नाइट सफारी लखनऊ में, ई विस्टिको पार्क दिल्ली में, सोलर सिटी सांची, पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, बेगर फ्री सिटी इंदौर, वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई, हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई, पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में, रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारत का शहर चेन्नई, और भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है, ऋषिकेश में इसका उद्घाटन किया गया है। सवाल नंबर चौथा है, किस देश में पहला वैश्विक बिग कैट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो भारत ही इसे होस्ट करने जा रहा है। वैश्विक बिग कैट अलायंस ही है क्या? इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं, जिसमें कि बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा, इसके संरक्षण पर चर्चा की जानी है। 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस अलायंस का गठन किया गया था भारत के ही प्रयासों से। तो इसी के लिए जो समिट हो रही है भारत होस्ट करेगा। इसका पर्पस है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तत्वाधान में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पॉलिसीज बनाना। कुछ इंटरनेशनल समिट पर यदि हम नजर डालें, कुछ नेशनल भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि लास्ट ईयर का ई गवर्नेंस समिट विशाखापट्टनम ने होस्ट किया, भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन दिल्ली ने, विश्व सागौन सम्मेलन कोच्चि केरला ने, एससीओ समिट चेन्नई ने, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इस साल भारत होस्ट करेगा। इस साल G20 अमेरिका होस्ट करेगा। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। लास्ट ईयर का G7 कनाडा ने होस्ट किया। ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने, वेव्स समिट मुंबई ने, COP30 ब्राजील ने, बिम्स्टेक थाईलैंड ने, ब्रिक्स ब्राजील ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अब तो आप 56वीं बैठक रिलेट कर सकते हैं। ये रिसेंटली हो चुकी 2026 वाली दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद काठमांडू में, रायसीना डायलॉग दिल्ली में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? तो फरवरी महीने की 2 तारीख को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1971 में ईरान के शहर में एक कन्वेंशन हुआ था। रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ था, जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मेलन रहा था। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार की थीम है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान यानी कि वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव यानी कि अ सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अभी तक फेब महीने में 1 फरवरी को एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। नगोबा जतारा आदिवासी संस्कृति का उत्सव है। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आयोजन इसका तेलंगाना में किया गया। ध्यान दीजिए, एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल ये समक्का सरक्का है, वो भी तेलंगाना में मनाया जाता है। तो समक्का सरक्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी फेस्टिवल नगोबा जतारा है, जो रिसेंटली आयोजित किया गया है आदिलाबाद जिले के केसुलापुर गांव में। ये गोंड जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर मेंशन भी है कि समक्का सरक्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी फेस्टिवल है, जो कोबरा देवता नागौर को समर्पित है। तेलंगाना के आदिलाबाद में हुआ, गोंड जनजाति द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि आदिवासी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। एक स्लाइड में मैंने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मेंशन किए हैं, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्लास में नागालैंड के रुसोमा संतरा फेस्टिवल के बारे में देखा, दिल्ली का दिव्य कला मेला, लद्दाख का लोसर खुबानी हेमिस, ये 3 फेस्टिवल है। मणिपुर के संगाई चेरोबा सिरुलिली योशांग कचेलेमन निगोबा फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम मेघालय का, हेरा जम्मू कश्मीर का, खजुराहो मध्य प्रदेश का, ओणम केरला का, पोंगल तमिलनाडु का, उत्सव उद्भव ग्वालियर का, नानू जात्रा ओडिशा का, सोनपुर बिहार का, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ का, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का, सहरोल झारखंड का, बतकुम्मा तेलंगाना का, गीता महोत्सव हरियाणा का, बोनालू तेलंगाना का, मुंडेरा गुजरात का, पुष्कर मेला राजस्थान का, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का आप रिलेट कर सकते हैं। निम्बो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि जो भारतीय शहर टॉप पर है ये मुंबई हो जाएगा। निम्बो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब है कि किस शहर में रहना ज्यादा खर्चीला है। तो उस हिसाब से यदि लिस्ट जारी की गई है, तो जो 3 शहर दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे हैं रहने के लिहाज से, ज्यूरिक, जेनेवा और बेजल है। लेकिन भारतीय शहरों की यदि बात की जाए
तो इसमें मुंबई है। मुंबई को ओवरऑल 445 प्लेस पर रखा गया। फिर गुड़गांव का, इंदौर का और भोपाल का स्थान है, इसमें पटना भी शामिल है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 4 लोगों के परिवार में, मतलब एक परिवार जिसमें कि 4 लोग रहते हैं, इसके एवरेज खर्चों को मापा जाता है, जिसमें कि आपका खाना का, इसमें परिवहन उपयोगिताएं और इसमें कुछ किराया शामिल होता है। इसके द्वारा एक सेफ्टी सिटी इंडेक्स रिलीज की गई थी। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर चाइना का किंगडाओ को और भारत का सबसे सुरक्षित शहर बैंगलोर को बताया गया था। 8वां सवाल है, किस राज्य का रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध गुफाओं को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये सभी स्थित है ओडिशा में। अब ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट क्या है? अस्थायी लिस्ट आप कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे स्थल हैं जिसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में अभी तो ऐड कर दिया गया, इन फ्यूचर ये विश्व विरासत में भी शामिल हो सकते हैं। तो यूनेस्को ने ओडिशा के रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी, ये जो बौद्ध स्थल है, इसे भारत की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है और ये स्थल डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाने जाते हैं। तीनों स्थल ओडिशा के जहाजपुर और कटक जिले में स्थित है। धार्मिक बहुत ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर बौद्ध धर्म के जो 3 प्रमुख संप्रदाय थे, हीनयान, महायान, वज्रयान, इन्हीं का प्रचार प्रसार हुआ था। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर 16 नवंबर 1945, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। खालिद अल एनानी महानिदेशक हैं। इसके हेडक्वार्टर पेरिस में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कुछ समय पहले ही दिसंबर के महीने में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जो अंतर सरकारी समिति की बैठक रही, दिल्ली में आयोजित की गई। इसी दौरान जो दीपावली का फेस्टिवल है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। सवाल नंबर 9 है, 13वें नंबर का भारत किर्गिस्तान संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है कंजर 13, ये किस राज्य में आयोजित किया गया? रिसेंटली इसका आयोजन असम में किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच की संयुक्त अभ्यास है, नाम है कंजर। एडिशन है 13वां, 4 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो रहा है, 17 फरवरी तक चलेगा असम के मिसामारी में। कंजर अभ्यास जो कि भारत किर्गिस्तान के बीच होने वाला एक वार्षिक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है, शुरुआत जिसकी 2011 में की गई थी। इसका पर्पस है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी तालमेल यानी कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी और समझ को मजबूती प्रदान करना। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो हमने देखे थे, दोस्ती जो एक त्रिपक्षीय अभ्यास है भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन ये भारत यूए के बीच हुआ। सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विनबेक्स वियतनाम के साथ, कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सिलेनेक्स श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, जुलाई स्टॉर्म रशिया के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमेक्स जापान के साथ, युद्ध अभ्यास टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ, इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार गुआम में हुआ। क्वाड कंट्रीज के बीच होता है। क्वाड कंट्रीज में अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। खान क्वेस्ट मंगोलिया में अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड के बीच एक्सरसाइज है जो कि मेघालय की उमरोई में 2025 में आयोजित की गई। 10वां सवाल है, लगभग 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, ये कौन चुने गए हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में जो खुम्माम खेमचंद सिंह हैं, ये बन गए हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्रिमंडल भी हैं। फरवरी में माफ कीजिएगा, मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। जाति हिंसा के बीच में जो वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय एन बीरेन सिंह, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तब से पद खाली था। तो अब जो नए मुख्यमंत्री बने, इनकी नियुक्ति से राज्य में लगभग 1 वर्ष चला आ रहा जो केंद्रीय प्रशासन है, इसका अंत होता है। कुछ इमरजेंसीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन का भी उल्लेख था। देश में यानी कि हमारे संविधान में देखा जाए तो 3 तरीके की आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन को लेकर के प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 352, ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान लगाया जाता है। आर्टिकल 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन ये है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती तो ये राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, जैसे अभी मणिपुर में लगा था। और आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल या आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है। अभी तक देश में एक भी बार नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो राज्य का मुखिया कौन होता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यपाल है, राज्य के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। और मैक्सिमम कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है? तो मैक्स ये 6 है।
6 महीने के अंदर चुनाव आयोग को राज्य में मतदान करवा करके दोबारा सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाती है ना। तो 6 महीने के लिए लगाया जाता है, हालांकि बाद में फिर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने कल आपसे पूछा था वुमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी जिसका नाम था नेट साइवर ब्रंट। आज का सवाल है 7वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपोर्ट समिट कहाँ आयोजित किया गया। आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।